हेलो एंड वेलकम टू अवर व्यू स्टडी आईएएस। तो दोस्तों, सिविल सर्विस एग्जाम के प्रिपरेशन में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड कठिन टॉपिक करंट अफेयर का होता है और स्टूडेंट करंट अफेयर की सही और सटीक तैयारी के लिए हमेशा टेंशन में रहते हैं। तो दोस्तों, करंट अफेयर के इम्पोर्टेंस और डिफिकल्टी को समझते हुए आपके टेंशन को दूर करने के लिए हम करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास लेके आए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा और ये आपके लिए बिल्कुल भी फ्री में प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा और पे करने के लिए आपको बस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कम से कम अपने 3 दोस्तों को शेयर करना होगा। दोस्तों, करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM के 3 लेवल हैं। अगर आप तीनों लेवल को हॉनेस्टी से फॉलो करते हैं तो आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये 100% गारंटी है कि सभी एग्जाम में क्वेश्चन इसी करंट अफेयर से आएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। तो दोस्तों, हमारा जो 3 लेवल है उसको हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं और देख लेते हैं कि क्या क्या 3 लेवल होगा। तो पहला लेवल हम लोग का होगा करंट अफेयर डेली विथ MCQ। तो इसमें आपको डेली करंट अफेयर मिलेगा जिसमें 5 सब्जेक्ट वाइज टॉप क्वालिटी के क्वेश्चन होंगे। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट भी इंक्लूड किया जाएगा। ये डेली आपको मंडे से फ्राइडे 6 PM पर मिलेगा। ये हमारा फर्स्ट लेवल है। सेकेंड लेवल इज करंट अफेयर विथ क्विज। करंट अफेयर जो वीकली करंट अफेयर रहेगा जिसमें आपको क्विज के माध्यम से पूरा करंट अफेयर, पूरा वीक का इसमें डिस्कशन, डिटेल में डिस्कशन किया जाएगा। ये भी एवरी संडे को 6 PM पर मिलेगा। और इसमें हम लोग का सिलेबस जो इंक्लूड है करंट अफेयर का उसको भी देख लीजिए। तो इसमें है नेशनल न्यूज, इंटरनेशनल न्यूज, इकोनॉमी, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पर्सन न्यूज, समिट एंड कॉन्फ्रेंस और मिसलेनियस। तो इस सभी को हम लोग इंक्लूड करेंगे ताकि करंट अफेयर से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो गलत ना हो और हमको 100% क्वेश्चन का उत्तर मिले हमारे करंट, और हम अपनी सीट एक पक्की करा पाएँ। और इस सब को रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हम जानते हैं कि जब भी हम रिवीजन पढ़ाई करते हैं 25% 24 घंटा के अंदर भूल जाते हैं और हफ्ता भर में हम केवल 25% ही हमको याद रहता है। इसलिए हम कहेंगे कि इसका रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो रिवीजन के पर्पज से हम 3 वीकली करंट अफेयर लेके आएंगे जो क्विक रिवीजन होगा और एवरी सैटरडे को 6 PM पर मिलेगा। ये तीनों लेवल है प्रीमी के लिए रामबाण है। कोई भी प्रीमी एग्जाम दे रहा हूँ सबके लिए रामबाण है। आप UPSC दे रहे हो, PCS दे रहा हूँ, BPSC दे रहा हूँ, RO का दे रहे हैं, सभी एग्जाम के लिए रामबाण है। तो दोस्तों, हमें कहेंगे तीनों लेवल को आप ईमानदारी से फॉलो कीजिए और अपना एक सीट पक्का कीजिए, जिसके लिए आपको कोई भी टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपका टेंशन फ्री होकर आप पढ़ाई कीजिए, बस सारा टेंशन हमारे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास। आपका स्वागत है करंट अफेयर सीरीज एट 6 PM की क्लास में। आज हम लोग करंट अफेयर बेस MCQ डिस्कशन करेंगे जो 3 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में पूरे वीक में जितने भी इवेंट हुए हैं, घटनाएं हुए जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिलेबस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, उसका हम लोग डिस्कशन करेंगे। और इस डिस्कशन में 15 MCQ होंगे जो हमारे पूरे वीक को कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द PM विद्या लक्ष्मी स्कीम कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर PM विद्या लक्ष्मी स्कीम जो है कीवर्ड है, इसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या है? द स्कीम मेक स्टूडेंट्स हु गेट एडमिशन इन क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट एलिजिबल फॉर द कोलेट्रल फ्री गारंटी फ्री एजुकेशन लोन। तो यहाँ पर 3 कीवर्ड है। PM लक्ष्मी विद्या स्कीम के अंदर पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है कि ये प्रोवाइड होगा किसको? तो जब स्टूडेंट एडमिशन लगा किसमें? तो क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, यानी ऐसा इंस्टीट्यूट होना चाहिए एजुकेशन का जिसमें उसका रैंकिंग बढ़िया हो। ठीक ना? और इसमें कितने रैंकिंग की बात की गई है? तो 860 रैंकिंग तक के स्टूडेंट को काउंट करता है। तो यन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है ठीक ना, ये 2015 से शुरू किया गया भारत सरकार के द्वारा। और किसके द्वारा? तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक ना? तो इसी यही रैंक डिसाइड करेगी। 860 रैंकिंग जो इंस्टीट्यूट होंगे उसी में आप अगर एडमिशन लेते हैं तो आपको कोलेट्रल फ्री, यानी आपको कोई भी कोलेट्रल नहीं देना पड़ेगा लोन पर, और गारंटी फ्री एजुकेशन लोन, यानी आपको गारंटी मिलेगा कि आप लोन लीजिए, फ्री एजुकेशन आपको आपका लोन फ्री में मिलेगा एजुकेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है स्टूडेंट हु वुड बी प्रोवाइड 25% क्रेडिट गारंटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर लोन अप टू 7.5 लाख। नहीं, ये 75%। ठीक ना, 75%। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द इंटरेस्ट रेट
सबवेंशन सपोर्ट विल बी गिवेन टू 1 लाख स्टूडेंट एवरी ईयर, करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस स्कीम विल बी अप्लाई ओनली फॉर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, नहीं, अगर वो इंस्टीट्यूट 860 रैंकिंग में है तो उसको प्रोवाइड होगा, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, ठीक ना। इसमें कोई भेदभाव नहीं किया, नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द इंस्टीट्यूट क्राइटेरिया, इंस्टीट्यूशन क्राइटेरिया, ठीक ना। तो इसमें से कितने स्टेटमेंट करेक्ट हैं ये बताना है। तो हम पहला स्टेटमेंट करेक्ट था, दूसरा गलत है, फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड फोर्थ गलत है। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड इज करेक्ट है, ओनली 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट, बी इज आवर आंसर। इसी प्रकार का यूपीएससी भी क्वेश्चन क्रिएट करता है और स्कीम तो उसका फेवरेट है। और वनडे एग्जाम में स्कीम तो फेवरेट होती है, हमेशा पूछ देती है कौन सा मंत्रालय कौन सा। तो आप जब भी अब ये एजुकेशन से रिलेटेड है लोन, तो सोच लीजिए एजुकेशन कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये मिनिस्ट्री ही करेगी। तो मिनिस्ट्री कौन, एजुकेशन मिनिस्ट्री, ठीक ना। तो अब यहाँ पर देखते हैं न्यूज में था इस वीक में तो क्या था, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो हमें और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। और इसको पॉइंट वाइज नोट डाउन करते रहिए, ठीक ना, तो रिविजन करने में आपको अच्छा रहेगा। तो यूनियन कैबिनेट अप्रूव द पीएम विद्या स्कीम, तो यूनियन कैबिनेट ने पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम, पीएम विद्या बोल रहा हूँ, पीएम विद्या लक्ष्मी स्कीम अप्रूव किया, अभी पिछले वीक की थी, ठीक है, नवंबर में ही। आपको याद होना चाहिए कब हुआ, नवंबर, ठीक, 2024। तो आपको पूछ दिया जाएगा परीक्षा में कौन सा डेट पर, तो नवंबर। डेट नहीं पूछता है लेकिन आपको मंथ याद होना चाहिए, ठीक ना। तो इसमें क्या हो गया, कहा रहा है कि हायर क्वालिटी हायर एजुकेशन, क्वालिटी हायर एजुकेशन में क्या, तो एलिजिबल होगा जो स्टूडेंट एडमिशन लेगा उसको फ्री कोलेक्टर मिलेगा और गारंटी फ्री एजुकेशन लोन मिलेगा। लोन की बात हो रही है, लोन पर आप जब बैंक में लोन लेने जाते हैं तो आपको उसके बदले में आपको कोलेक्टर देना पड़ता है, गिरवी कुछ रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर अब गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर अब आगे इसमें स्कीम में क्या है, तो यहाँ पर 3,600 करोड़ हैज बीन मेड फॉर द स्कीम, यानी 3,600 करोड़ का स्कीम के लिए प्रोवाइड किया, मेड बनाया गया है। कितने कब तक के, 2024 से लेके 2030 तक, 31 तक। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये 5 साल का क्राइटेरिया है, ठीक ना। तो आपको याद होना चाहिए कि 5 से 6 साल का पीरियड है। ये पूछ देगा कब तक के लिए, तो इतना पूछ देगा कितना आउटलेट है, तो इतना करोड़, 3,600। ये पीसीएस के एग्जाम में इंपॉर्टेंट होते हैं और वनडे एग्जाम में। अराउंड 7 लाख फ्रेश स्टूडेंट आर एक्सपेक्टेड, यानी 7 लाख को बेनिफिट दिया जाएगा, ठीक ना। स्टूडेंट विल प्रोवाइड 75% क्रेडिट गारंटी, तो 75% उनको क्रेडिट गारंटी दिया है किसके द्वारा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द लोन अप टू 7.5 लाख, यानी 7.5 लाख का लोन लेता है तो 75%, मतलब कि याद करने में वही कुछ नहीं है, 75 के बीच में 7 पॉइंट रख देंगे तो आपको मिल जाएगा आपका अमाउंट। स्टूडेंट विथ एनुअल फैमिली इनकम अप टू 8 लाख, यानी वो 8 लाख का होना चाहिए, मतलब जो क्रीमी लेयर में नहाना चाहिए। ओबीसी का जैसे क्राइटेरिया जो है आप समझिए, तो क्या बोलता है कि ओबीसी में क्राइटेरिया 8 लाख से ऊपर होना तो क्रीमी लेयर में चला जाता है, तो नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस का मेंबर होगा तो उसको मिलेगा, ठीक ना। तो ये क्राइटेरिया है, आपको ये ध्यान देना चाहिए। 8 लाख के ऊपर अगर फैमिली इनकम है तो उसको नहीं मिलेगा। अदर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप इंटरेस्ट और किसी और भी अगर वो गवर्नमेंट का स्कॉलरशिप ले रहा है या कोई और तो उसको भी नहीं मिलेगा। विल प्रोवाइड 3% इंटरेस्ट सबवेंशन, 3% इंटरेस्ट अप टू 10 लाख, ठीक ना। 3% इंटरेस्ट सबवेंशन होगा और 3 लाख ड्यूरिंग द मोरेटोरियम पीरियड। हेंस स्टेटमेंट 2 इज नॉट करेक्ट, क्योंकि वहाँ पर बोला था 25%। ईच ईयर 1 लाख स्टूडेंट विल बी रिसीव द इंटरेस्ट सबवेंशन सपोर्ट, 1 लाख स्टूडेंट को हर साल सबवेंशन सपोर्ट दिया जाएगा। सो स्टूडेंट फ्रॉम गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हु चूज द टेक्निकल एंड प्रोफेशनल कोर्स विल बी गिवन द प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट स्टेटमेंट। अब यहाँ पर देखिए आप कौन सा इंस्टीट्यूट चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं, उसके आप कौन सा इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं, उस प्रेफरेंस के अनुसार इसमें गवर्नमेंट निर्णय लेगी, ठीक है ना। तो जैसे हमारे जो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, मेडिकल कर रहे हैं आप, तो सब में अलग अलग क्राइटेरिया के अनुसार अपना वो प्रोवाइड किया जाएगा, जो कि डिसीजन कौन लेगा, तो अभी सरकार लेगी। The third statement is correct है। This is addition to existing plan, सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी। तो ये का एग्जिस्टिंग प्लान, पहले से एक सेंट्रल सेक्टर इंटरेस्ट सब्सिडी प्लान चल रहा था, उसी में एक और जोड़ दिया गया है, ठीक है। विच ऑफर द कंप्लीट इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन लोन अप टू 10 लाख टू स्टूडेंट विथ एनुअल फैमिली इनकम अप टू 4.5 लाख हु परसुइंग टेक्निकल एंड प्रोफेशनल डिग्री। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। NIRF नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क रैंक करेगा, विल बी डिटरमाइन क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। द प्रोग्राम विल बी अवेलेबल ऑल इंस्टीट्यूट बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट पब्लिक, किसी में, ठीक ना। तो ये आपका इरादा है, इसको पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिए, आपको बहुत ही लाभ मिलेगा, ठीक है। द बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है। सेकंड इज विथ रेफरेंस टू द कंप्राइज
कंपेरिजन, यहाँ पर कंपेरिजन बताना बिटवीन एयरशिप एंड एयरक्राफ्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एयरशिप और एयरक्राफ्ट के बीच में कंपेरिजन पूछा गया और बताना है, ठीक ना। अब ये न्यूज़ में क्यों रहा, तो न्यूज़ में इसलिए रहा कि क्या हो रहा है कि CO2, ठीक ना, इन्वायरमेंट में हमारे बढ़ रहा है। जब जिससे बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है कि पूरा देश प्रॉब्लम में क्या आ गया है। और जब देश प्रॉब्लम में आ गया है तो सभी इंडस्ट्रियाँ जो हैं एयरशिप एयरक्राफ्ट की, वो अल्टरनेटिव खोज रही हैं कि ऐसा किया जाए कि हम CO2 को कैसे मिनिमाइज़ किया जाए। क्योंकि जो प्रेजेंट टाइम के मॉडर्न जो एरोप्लेन हैं उसमें क्या होता है कि बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड और इन्वायरमेंट अनफ्रेंडली गैस रिलीज होती है, जिससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। लेकिन इसमें अगर देखा जाता है एयरशिप में, तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऐसी गैस नहीं फील हुई है जिससे कि इन्वायरमेंट को पॉल्यूशन करे, इसलिए ये लोग बैक डेट में जा रहे हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है और जो आज जो एरोप्लेन चल रही है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, ठीक ना। हम तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए था, ठीक ना। अब इसी पर पूछा गया है। और ठीक, तो पहला स्टेटमेंट का एयरक्राफ्ट आर लाइटर देन एयरशिप, नहीं, एयरशिप लाइटर होता है, ठीक ना, एयरक्राफ्ट भारी है इससे। देखिए जब पहली बार बनाया गया था तो एयरशिप जो है, एयरशिप पहला एयरक्राफ्ट है, पहला। और जब टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, टेक्नोलॉजी क्या हुई, डेवलप हुई, इंक्रीज हुई, तो वो एयरक्राफ्ट का रूप ले लिया, ठीक। और टेक्नोलॉजी डेवलप क्या हुई उसमें, तो एयर जो शिप थी, जब कोई भी सामान को ले जाने में इसमें प्रॉब्लम होती थी कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं जा पाती थी। तो लॉन्ग डिस्टेंस में क्यों नहीं जा पाते थे कि इसमें क्या होता था कि हाइड्रोजन गैस भरा जाता है। अब गैस हाइड्रोजन क्यों भरा जाता था, तो हम जब भी एयरशिप को एयर में उड़ाना होता था, अपने उड़ान भरना होता था, तो सबसे पहले ये ध्यान दिया जाता था कि जो इन्वायरमेंट का प्रेशर है वो कम रहे। इन्वायरमेंट का प्रेशर से, अगर इन्वायरमेंट का प्रेशर और इन्वायरमेंट की का जो प्रेशर है, ठीक ना, और ये जो हाइड्रोजन जो गैस उसमें हम फिल कर रहे हैं, वो अगर उसका डेंसिटी अगर ज़्यादा रहेगा तो वो ऊपर नहीं जाएगा, उड़ान भरने में प्रॉब्लम होगा। इसीलिए जो हम इस ऐसे गैस का को लेते थे उसमें एयरशिप में फिल किया जाता था जिसका डेंसिटी जो है इन्वायरमेंट की डेंसिटी से कम हो, ठीक ना। तो इसीलिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता था। लेकिन हाइड्रोजन में प्रॉब्लम यह था कि लॉन्ग डिस्टेंस में इसमें बर्निंग कैपेसिटी होती थी, आग लग जाती थी और बहुत सारी घटनाएं भी हुई है, ठीक ना। तो इस घटना के कारण क्या, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो एयरक्राफ्ट बन गया और धीरे टेक्नोलॉजी तो इसमें का मॉडर्न एरोप्लेन बन गया। तो जिससे अब टेक्नोलॉजी तो डेवलप हो गई लेकिन अब इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आ गया, ठीक ना। जब इन्वायरमेंट प्रॉब्लम आ गया तो फिर लोग, अब इंडस्ट्री सभी सोच रहे हैं वापस एयरशिप पर जाने के लिए, ठीक। इतना क्लियर हुआ। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, गलत है। सेकेंड स्टेटमेंट, एयरक्राफ्ट आर फास्टर देन एयरशिप इन द टर्म ऑफ स्पीड, करेक्ट है। एयरशिप यूज मोर फ्यूल टू मूव द सेम मास ऑफ मटेरियल कंपेयर टू एयरक्राफ्ट। अब याद कैसे रखेंगे एयरशिप एयरक्राफ्ट, देखिए इसको याद, दोनों एक ही चीज़ है, बस ये टेक्नोलॉजी इसका बढ़ गया एयरक्राफ्ट का। तो देखिए जब हम क्राफ्ट माने क्या होता है, क्राफ्ट, क्राफ्ट हम कोई डिजाइन करते हैं हाथ से, बस देखिए कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, इसमें कोई थ्योरी नहीं है, बस एक याद करने का एक, कहिए तो दिमाग की उपज है, बिना मतलब का उपज है। तो ये क्राफ्ट क्या होता है, हम डिजाइन करते हैं। तो हैंड क्राफ्ट पढ़ें तो हैंड समझ लो कि कुछ ही चीज़ अगर क्राफ्ट हो रहा है तो उस पर हम क्या करें, कुछ हम ऐड कर रहे हैं, जब ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, भारी हो जाएगा। तो इसीलिए क्या हो गया, एयरक्राफ्ट यहाँ पर भारी है, ठीक ना। इतना ध्यान दिया, ठीक। तो यहाँ पर ये सेकंड सही है, थर्ड इज इनकरेक्ट, ठीक ना। अब यहाँ पर कौन सा सही है, तो हमका बस ये 2 मिला तो ओनली 2 इज करेक्ट, बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ये न्यूज में था इसी वीक, तो इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो और ज़्यादा। अब इस पॉइंट को आप नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी भाषा में। तो एयरशिप वेयर द फर्स्ट एयरक्राफ्ट कैपेबल टू कंट्रोल द पावर फ्लाइट वेयर ब्रॉड द टू बी द फ्यूचर ट्रेवल फॉर द सम ईयर अर्लियर 20th सेंचुरी की बात हो रही है। उस समय सबसे पहले यही फर्स्ट एयरक्राफ्ट बना था, कौन सा, तो एयरशिप जो था। इसमें क्या हुआ कि हाउ जैसे टाइम बढ़ता गया तो इसमें फंडामेंटल टेक्नोलॉजी क्या हो गई, शॉर्टकमिंग हुई, आग और रैपिड डेवलपमेंट हुआ। तो एरोप्लेन किल द आइडिया ऑफ एयरशिप ट्रांसपोर्ट। तो जो एरोप्लेन आया तो क्या होगा कि एयरशिप ट्रांसपोर्ट, यानी एयरशिप के यूज से जो ट्रांसपोर्ट होता था उसको क्या किया, किल कर दिया, ठीक ना। अब एयरशिप, अब जाहिर सी बात है कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी को ख़त्म कर देती है। अब कोई देखिए, कोई ब्लैक एंड वाइट टीवी देखता है, नहीं देखता है, अब सब 3D में आ गए। तो इसी तरह से आप खुद देखिए, एयरशिप आर द लाइटर देन एयरक्राफ्ट आर फ्लाइट बाई द गैस, लिफ्टेड बाई गैस, फ्लाइट नहीं, लिफ्टेड बाई गैस विद डेंसिटी लोअर देन एटमॉस्फेरिक गैस। तो एटमॉस्फेरिक गैस का जो डेंसिटी हो उससे उसमें हल्की डेंसिटी की फील किया जाता था जिससे कि वो लिफ्ट करे आसानी से, ठीक ना। तो हीलियम क्या होता था कि हाइड्रोजन, हीलियम में हाइड्रोजन का यूज़ किया जाता था और हाइड्रोजन आसानी से मिल जाता था। लेकिन अब जो है ऑपरेट किया था, जो अब है, अब ऑपरेट किया था हीलियम का। और इसी ये प्रिंसिपल किस पर था, हीलियम बैलून वाले प्रिंसिपल पर काम करता है। हीलियम का यूज किया था अब, लेकिन हीलियम में प्रॉब्लम है कि बहुत कॉस्टली है और अर्थ पर नहीं मिलता है। Earlier ship employed the hydrogen as the lifting gas since it was expensive, easy to create and
द लाइटेड गैस अवेलेबल, ठीक ना। तो अभी क्या होता था कि हाइड्रोजन का इसलिए पहले क्या था कि इसको लिफ्टिंग करने में आसानी होता था, इसका एक्सपेंसिव बहुत कम होता था, ईजी से आसानी से मिल जाता था, गैस अवेलेबिलिटी भी ठीक थी, लाइट होता था। हाइड्रोजन वाज द क्वाइट कम्बुस्ट, अब इसका देखिए बर्निंग पॉइंट जो हो गया, अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय करेगा, आग लगेगी, सब कुछ खत्म होगा। अब यहाँ बहुत सारे यहाँ पर एक्सीडेंट भी होंगे, ठीक ना। तो जिसमें से एक हिंडनबर्ग डिजास्टर 1937 से क्या हो गया था कि पब्लिक लोग यूज करना छोड़ दिया। जब यूज नहीं करेंगे पब्लिक तो क्या होगा, अब इनको दूसरी टेक्नोलॉजी अडाप्ट करना पड़ेगा। तो मेजोरिटी ऑफ मॉडर्न एयरशिप यूज द हीलियम, अब हीलियम यूज करने लगे जो कि नॉन कंबस्टेबल है। हाउ इवर द हीलियम इज अनकॉमन ऑन अर्थ, अब हीलियम जल्दी मिलता नहीं, रेयर अर्थ ऑन द अर्थ एलिमेंट है। ऐसा हीलियम ऐसा गैस है जो रेयर ही मिलता है। और सोचिए इसका एक्सपेंसिव क्या है, तो इसका एक्सपेंसिव यहाँ पर दिया 1 क्यूबिक मीटर। द अमाउंट ऑफ गैस रिक्वायर्ड राइज 1 किलोग्राम ऑफ वेट कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट $35, यानी 1 किलोग्राम को राइज करने के लिए सोचिए कि आपको $35 करेंगे तब। वाइल नेक्स्ट इसमें वाइल एयरप्लेन सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस एयरशिप इन टर्म ऑफ द स्पीड, एयरशिप में थ्योरेटिकल बी द perfect good vehicle because of exceptional lift to drag ratio, which means that they need for the less fuel to cover the some mass of material. सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट, बी इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक ना। समझ में आया, नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा, डिटेल में डिस्कशन, बाद में कोई डाउट होगा तो डिस्कशन किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं। अब ये हमारा थर्ड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इंडिया करेंटली क्लाइमेट पॉलिसी, इंडिया के यहाँ पर क्या है, क्लाइमेट पॉलिसी की बात करें, करंटली क्लाइमेट पॉलिसी, पुराना नहीं, करंटली ये कीवर्ड है। पॉलिसी आर प्रोजेक्टेड टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए हर जितना भी समय चल रहा है सब पगलाए हुए हैं, क्या करने के लिए, CO2 को रिड्यूस करने के लिए, ठीक ना। इमिशन बाई द अराउंड 4 बिलियन टन बिटवीन 2020 से लेकर 2030 तक। तो यहाँ पर बोल रहा है कि 2020 से 2030 तक जो है भारत सरकार बोल रही है कि हम क्लाइमेट पॉलिसी ला रहे हैं जिसमें हमारा प्रोजेक्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए कितना, तो 4 बिलियन टन, यानी 4 बिलियन टन को रिड्यूस किया जाएगा 20 से 30। क्या स्टेटमेंट सही है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट, द पॉलिसीज प्रोमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी आर एक्सपेक्टेड टू ड्राइव 24% डिक्लाइन इन द कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी जनरेट बाई द 2030 तक ये बोल रहे हैं कि इस पॉलिसी में कि हम 25% डिक्लाइन कर देंगे, हम अपनी निर्भरता जो कोल बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी यानी कोयले से जो हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहे हैं उससे ले रहे हैं उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, यानी 25% डिक्लाइन कर दिया जाएगा, 24%, कब तक, 2030। तो ये बी स्टेटमेंट करेक्ट है और एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन है, ठीक ना। तो इस तरह से हम देखेंगे तो हमारा कौन सा स्टार्ट इसमें से सही होगा, तो ये इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो इसका एक्सप्लेन देखेंगे तो और भी, ठीक ना। अब यही मेंस पर्सपेक्टिव से भी देखेंगे तो आप देखिए ये पॉइंट याद करेंगे तो आपको मेंस में लिखने का भी पॉइंट मिल जाएगा। मेंस में कैसे मिलेगा, आप कुछ हंसते हुए अभी न्यूज में था, वहाँ पर कोल आवंटन को लेके पेड़ काटे जा रहे हैं और यहाँ पर बोल रहे हैं कि हम 23 तक 24% डिक्लाइन कर देंगे, ठीक ना। तो ये यही है, यही क्या है, यही होता है मेंस में। आपको जब भी लिखना होगा तो पॉजिटिव और एडवांटेज और डिसएडवांटेज, पॉलिसी क्या किधर जा रही है और इधर पैरेलल में क्या हो रहा है, ठीक ना। क्रिटिसाइज आपको बोलता है, ठीक ना, वो उसका बाद में डिस्कशन करेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यू एनालिसिस, नया एनालिसिस है, इंडिया करंटली क्लाइमेट पॉलिसी आर द एक्सपेक्टेड टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। तो वही चीज़ें जो ऊपर बताया गया है, तो ये पहला स्टेटमेंट है वो करेक्ट था, ठीक ना। अब सिग्निफिकेंट रैपिड राइज, अब साउथ एशिया में क्या हो गया कि इससे कारण क्या हो कि इंडिया जो राइज कर दी गई है और अचानक रैपिडली राइज हो गया साउथ एशिया में और ये वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया और यहाँ पर लोअर इमिशन बाय द 1 मिलियन टन। अब यहाँ पर लोअर इमिशन भी हो जाएगा कब तक, ये तो ग्लासगो जो एग्रीमेंट हुआ वहाँ पर क्या बोलते हैं पार्टी ऑफ कॉन्फ्रेंस 26 हुआ था इंग्लैंड में, वहाँ पर 2030 तक ये टारगेट रखा है गया है, ठीक ना। दिस इज ए सिग्निफिकेंट गिवन द रैपिड राइज साउथ, अरे वही रिपीट कर दिया है यार, प्रिंट सही से नहीं करते हैं एडिट। अकॉर्डिंग टू द स्टडी कंडक्ट बाय दिल्ली बेस इंडिपेंडेंट थिंक टैंक, यहाँ पर इंडिपेंडेंट थिंक टैंक जो है उसने क्या किया है, स्टडी किया है और थिंक टैंक का नाम क्या है, द काउंसिल ऑफ ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, द CEEW measured the India electricity residential and transport sector saved 440 million ton of carbon dioxide between the 2015 से लेकर 2000, यानी यहाँ पर CEEW बोल रहा है कि इंडिया जो है जो इलेक्ट्रिसिटी रेजिडेंशियल एंड ट्रांसपोर्ट सेक्टर में 3 जो सेक्टर है इसमें 404 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस कर दिया है 2015 से लेकर 20 तक, यानी 5 साल में 404 मिलियन
थिंग अकॉर्डिंग टू द पेपर, और पेपर में पावर सेक्टर एलोन पॉलिसी फेवरिंग द रिन्यूएबल एनर्जी आर प्रिडिक्टेड टू जनरेट 24% डिक्रीज इन द कोल बेस्ड इलेक्ट्रिक आउटपुट 2030 कंपेयर टू नॉन पॉलिसी सिनेरियो। स्टेटमेंट सेकेंड इज करेक्ट, ठीक है ना। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, एक एक एक्सप्लेनेशन भी है, सब कुछ बता दिया। कोई CEW हैज द इक्विट एवाइटिंग द कंस्ट्रक्शन 8 गीगावाट कोल फायर पावर प्लांट दैट वुड हैव द बिल्ड मीट इंडिया, कोई मतलब नहीं। 71% इलेक्ट्रिक कोल, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बस यही था, आपको पहला स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं चाबार पोर्ट के बारे में। इसको बारे में तो सभी लोग जानते हैं, कितने बार चाबार पोर्ट हमेशा न्यूज़ में रहा है, हमेशा न्यूज़ में रहा है। तो ये किस पूछा क्या है कि चाबार पोर्ट वाज रिसेंटली न्यूज, इट इज नियरेस्ट टू, यानी आप लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा है किसके नियरेस्ट में, तो ग्वादर पोर्ट के नियरेस्ट में है, ठीक है ना। और चाबार पोर्ट देखिए ईरान, जो देखिए चाबार पोर्ट में, अब इसका मैप देख लेते हैं तो अब क्लियरिटी आ जाएगा। कोई इसमें कोई नया अपडेट नहीं है, बस यही है कि जो हमारे एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं वो अफगानिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब से मिले थे, और चाबार पोर्ट के थ्रू क्या है, अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन के लिए अपना जो प्रोवाइड किया जाता है, गेहूँ चावल सब कुछ खाने पीने के लिए और हेल्प प्रोवाइड की जाती है, उसको आगे बढ़ाने की बात की गई है उसको, ठीक ना। तो अब उसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए ये रहा आपका चाबार पोर्ट, ये रहा कंडाला पोर्ट, ठीक है ना, ये गुजरात है, ठीक है ना, ये गुजरात। ये ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में यहाँ से है, ये चाबार पोर्ट यहाँ पर है, ठीक है ना। बंदर अब्बास यहाँ पर है, और ये गुल्फ ऑफ ओमान है। तो ये है अरबियन सी, ठीक है ना, ये यस अरबियन सी है, इंडियन ओशियन का पार्ट है। और यहाँ पर अब क्या होता है कि इंडिया जब भी, ये आप लोकेशन देख लीजिए, यहाँ पर अबू धाबी है, ठीक है ना, ये UAE है, ठीक, यहाँ पर मस्कट ओमान है, ठीक। आपको ये लोकेशन आपको दिमाग में एकदम छप जाना चाहिए। ईरान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की कहानी है, और इंडिया की, इसमें 4 देश की कहानी है, ठीक ना। अब यहाँ पर देखिए तो आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर 4 देश की कहानी है, यहाँ पर मुंबई है, तो मुंबई से भी इसको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा, कंधार से भी प्रोवाइड किया जाएगा, दोनों जगह से। अब प्रॉब्लम क्या है कि इंडिया जो है बाई लैंड जो है इस तरह से पाकिस्तान से होकर काबुल का अपना जो भी हेल्प होता था पाकिस्तान अफगानिस्तान को करता था, लेकिन अब ये नहीं कर पाता है, ठीक ना। अब नहीं कर पाता है तो अल्टरनेटिव रास्ता खोजा गया इंडिया के द्वारा, वो था चाबार पोर्ट। और ईरान ने जिसका राजधानी तेहरान है, उसने बोला कि भैया चलो हम तुमको चाबार पोर्ट डेवलप कर दो, हम तुमको सब ये हेल्प करेंगे, तुम पाकिस्तान को अफगानिस्तान को अपना हेल्प प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक। तब वही कहानी शुरू होती है, और यहाँ से चाबार पोर्ट बनाया जाता है। इसे जहदान पूछा जाएगा परीक्षा में, जहदान जराजन काबुल तक इस रास्ते से बाई लैंड फिर पहुँचाया जाएगा। और एक ग्वादर चाबार पोर्ट है, ग्वादर पोर्ट इसके बगल में है, ठीक ना। तो यही पूछा गया था कौन सा पोर्ट। अब इस रास्ते से इंडिया सेंट्रल, इस रास्ते से इंडिया चाबार पोर्ट के रास्ते से इंडिया सेंट्रल और साउथ सेंट्रल एशिया में भी अपना एक्सपेंड बढ़ा सकता है, यूरोप तक जा सकता है, ठीक ना। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिकल पॉइंट है चाबार पोर्ट, किसके लिए, तो इंडिया के लिए, ईरान के लिए, इंडिया के लिए तो बहुत ज़्यादा, ठीक ना। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस न्यूज़ में देखते रहिएगा, लोकेशन यहाँ से ज़्यादा पूछेगा। सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान के ट्रेड के लिए इंडिया को बहुत ही रास्ता प्रोवाइड किया जाएगा, सब कुछ बता दिया। पाकिस्तान ब्लॉक कर दिया, पाकिस्तान के कारण हमको दूसरा रास्ता खोजना पड़ा, ठीक ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट वाज इनागुरेट इन एट दारंग इन असम। तो दारंग में जो है असम जो है स्टेट है इंडिया का, उसमें दारंग में इनाग्रेट हुआ क्या, फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट। अब इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट क्या होता है, यहाँ पे कि बनाया जाएगा कोई, वहाँ पर चेक पोस्ट होता है, जैसे पुलिस चौकी होती है उसी तरह से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए। तो जाहिर सी बात है कोई ऐसा देश होगा, तो कौन सा देश बनाया गया, तो इंडिया और भूटान देश के बीच में पहली बार इस कौन सा जगह पर, तो दारंग जगह पर फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाया गया है। ये आपका याद रहे, ठीक है ना। ये किसमें क्या था, भूटान के प्रधानमंत्री जो है दासो तिसरेंग तोबगे, और गवर्नर, असम के गवर्नर का भी नाम एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो गवर्नर कौन थे, लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और भूटान के प्रधानमंत्री अभी अपुद्या गृह मंत्री थे, और कुछ भी घुमा के, तो आपको याद रहे कि असम का गवर्नर, ठीक, और भूटान के प्रधानमंत्री आए थे इनाग्रेट करने, कौन सा, तो फर्स्ट इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट ICP, ठीक है ना। तो ये याद रहे। अब उसका कितना डिस्टेंस है, क्या है, ये सब उतना नहीं पूछेगा, ठीक है ना। तबीयत बहुत खराब है इसीलिए सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। तो डी इज करेक्ट ऑप्शन 6, क्वेश्चन 6। नेक्स्ट, रिसेंटली 10 एलिफेंट डाई एट द बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो ये आपको रहना चाहिए मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर द कंज्यूमिंग कोडो
मिलेट प्लांट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द कोडो मिलेट में। देखिए न्यूज में रहा, कोडो एक मिलेट होता है जिसमें पहले लोग खाते थे, आज भी लोग खाते हैं बहुत जगह। तो कोडो में एक पॉइजनिक एलिमेंट पाया गया जिसके कारण वहाँ पर 10 एलिफेंट जो थी, हाथी थी, वो कोदो मिलेट को खाई हैं और मर गई हैं। और कहाँ पर मरी हैं? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को याद कर लीजिए, मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है, ठीक है ना। अब इसमें मर गई हैं। मरने पर पता चला है तो टेस्ट किया गया, टेस्ट मालूम चला है कि उसमें साइक्लोपाइजोनिक एसिड पाया गया था। साइक्लोपाइजोनिक एसिड किसमें पाया था? कोडो मिलेट में, जिसके कारण एलिफेंट खाई हैं और मर गए। 10 एलिफेंट मर गए और लोग भी मरे हैं, आदमी भी मरते हैं। कि उससे क्या होता है? तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आपको मिल जाएगा पूरा जानकारी, तो आप देखेंगे। अकॉर्डिंग टू टॉक्सिकोलॉजी स्टडी 10 एलिफेंट डाई एट भावगढ़ टाइगर रिजर्व। लार्जेस्ट क्वांटिटी ऑफ कोडो मिलेट प्लांट आर इन्फेक्टेड विथ फंगस, ठीक ना, फंगस के कारण इन्फेक्टेड था। तो यहाँ पर ये क्या क्या उनका हो गया? तो एलिफेंट का लीवर, किडनी, स्प्लेन, हार्ट, लंग्स, स्टमक, इंटेस्टिनल कंटेंट सब कुछ डैमेज हो गया, ठीक ना। और यहाँ पर किसके प्रेजेंस है? तो साइक्लोपायोजोनिक एसिड के कारण, ठीक ना। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? तो ये कोडो के ग्रेन में पाए जाते हैं और इसको खाने से हुआ। तो इसमें यहाँ पर नहीं दिया है क्या? कोडोक्रॉप वेल अवॉइड द इंटर डोमेस्टिक एनिमल सच 2023 के स्टडी में पाया गया, ठीक है ना। पोटेंशियल रिस्क ऑफ द साइक्लोपोइजनिक एसिड टॉक्सिन इन कोडो पॉइजनिक पब्लिश इन जर्नल साइंटिस्ट। क्या मतलब का सब कुछ? एनवायरमेंट कंडीशन लाइक द स्पीड समर ऑफ द काइंडली पॉइजन लीड टू इकोनॉमिकल क्रॉप्स लॉस। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं था, बस भावनगर बोल रहा हूँ, भावगढ़ कौन सा? बंधवगढ़। मैं कभी भूल जा रहे हैं, परीक्षा में कहाँ होगा तुम्हारा, बोलो। बंधवगढ़ टाइगर रिजर्व, बंद हो गया, बंधगढ़, ठीक है ना, याद रहना चाहिए। तो यहाँ पर दिया गया कंसिडर फॉलोइंग केस। यहाँ पर केस कुछ दिया गया, उसको कंसिडर करना है। तो पहला करा जस्टिस के.एस. पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो अभी हाल ही में इनका डेथ हुआ है, ठीक है ना। और ये किसके था? तो आर्टिकल 21 से रिलेटेड, ठीक। और इसमें राइट टू प्राइवेसी था। और किस लिए? आधार कार्ड से रिलेटेड था, ठीक। जाफिना जहान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये था मैरिज, ठीक ना। क्या हुआ था कि जाफिना जो हदिया केस से भी फेमस था, तो इसमें क्या हुआ कि हदिया जो है मुस्लिम बन गई, कन्वर्ट हो गई। तो उस पर लव जिहाद के कारण लोग मना करने लगे। लेकिन यहाँ पर आर्टिकल 21 का बोल के, आर्टिकल 21 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आर्टिकल 21 राइट टू मैरिज का भी राइट देती है, जिसके तहत वो अपना पर्सन खुद ही चूज कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ इंडिया, नेशनल कैपिटल टेरिटरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इस केस में क्या होता है? इस केस में एक झगड़ा आता है। दो लोगों का मेन झगड़ा है। किसका? एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का, और दिल्ली गवर्नमेंट यानी सीएम, दिल्ली सीएम, ठीक है ना। सीएमओ बोल दीजिए, चाहे सीएमओ बोलिए, दिल्ली सीएमओ, ठीक। और यहाँ पर एक सेंटर यानी सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है। तीन लोगों का इसमें झगड़ा है थोड़ा सा, ठीक है ना। इसमें 3 लोग का झगड़ा होता है। तो अब 3 लोग के झगड़ा में ये होता है कि जो एलजी साहब हैं, एलजी साहब का काम होता है क्या है कि सीएम एड एंड एडवाइज को, सीएम और मिनिस्टर के एड एंड एडवाइज को मानना, उस पर काम करना। लेकिन एलजी साहब क्या करने लगे कि ये खुद ही आईएएस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने लगे, जबकि इनको एडमिनिस्ट्रेटिव चलाने या कंट्रोल करने का राइट नहीं है। तो इसी को लेकर झगड़ा चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट में मैटर गया। तो सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला कि नहीं, एलजी साहब को ऐसा पावर नहीं है कि वो आईएएस या किसी भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट का अधिकारी है उनको ये ट्रांसफ़र या उनको काम करने से कुछ भी उनको कंट्रोल करें। ये सब किसका काम है? तो गवर्नमेंट जो है, जो इलेक्शन के द्वारा चुन के आई है उसके लिए, ठीक। अब इस पर भी बहुत सारा बवाल हुआ, ठीक है ना। बवाल क्या हुआ कि उन्होंने बोला, ठीक, लेकिन बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट ने फिर क्या हुआ कि पार्लियामेंट में अमेंड बिल ला के फिर इनको वही पावर दे दी। सुप्रीम कोर्ट यहाँ तक बोला कि जो कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी है, उसके रेस्पेक्ट में ये नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएगा? तो सीएम नहीं जाएंगे। और उनको कुछ जो पब्लिक आर्डर जैसे लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस, ये सबको बाहर रखा है, ठीक है ना। वो आज भी हमेशा रहे हैं, ठीक। तो ये इससे रिलेटेड था। प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन एंड अदर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर। अब ये कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक ना। इंटरेस्टिंग कहानी है। इसमें ये कहानी है 36 है कि 39, हाँ 39 बी से रिलेटेड, ठीक है ना। राइट टू प्रॉपर्टी,
जो आर्टिकल 31 में था, 31 में था, जिसको बाद में हटा दिया गया, ठीक ना। और यहाँ पर तो इसी प्रॉपर्टी में यह अभी हाल ही में आई है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि जिसमें कहा गया है कि अगर कोई प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्वायर किया है तो वो उसको भारत सरकार उसको लेकर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है, उस पर कुछ रूल रेगुलेशन बनाया गया है। तो ये 4 यहाँ पर दिया गया है, ठीक ना। चारों का बताया, सभी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या पूछा, हाउ मेनी एबव केस डिड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ गिव लैंड जजमेंट। अब यहाँ पर चंद्रचूड़ साहब अभी रिटायर हुए हैं, तो इसलिए क्वेश्चन आ गया है। तो चंद्रचूड़ साहब जो 50वें क्या थे, CGI थे, ठीक। 50वें CGI रिटायर हो गए, तो अब ये कौन कौन से जजमेंट में इन्वॉल्व थे और लैंडमार्क जजमेंट दिए, तो सभी में चंद्रचूड़ जी थे, ठीक। ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक। अब यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो और क्लियरिटी मिल जाएगी। तो फाइनल डे 50वें चीफ जस्टिस थे, बात किया गया। ये सुप्रीम कोर्ट में 2016 में आए थे। पुत्ता स्वामी केस में जो ADM जबलपुर केस को पलट दिया, और ADM जबलपुर केस को पलटे तो उसमें अपने ही फादर के जजमेंट को पलट दिया थे। इनके फादर CGI थे उस समय, कौन थे, तो YB चंद्रचूड़, ठीक है ना। ये आपको याद होना चाहिए, आप जानना भी चाहिए। अब साफिन जहान केस या हदिया केस से फेमस था, आर्टिकल 21, सब कुछ केरल हाई कोर्ट, सब कुछ आपको पहले बता दिया हूँ। 2017 में जजमेंट आया था, तो आप क्रोनोलॉजी पूछ देगा तो आपको याद रहे, ठीक ना। और फिर उसके बाद गवर्नमेंट आपका भी बता दिया, दोनों पे डिस्कशन शुरू में ही कर दिया, ठीक ना। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल दिल्ली एंड यूनियन वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया के रेगुलेशन ऑफ सर्विस वाज मेजर पार्ट ऑफ ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द इलेक्टेड गवर्नमेंट दिल्ली एंड लेफ्टिनेंट जनरल, गवर्नर जनरल बोला, ठीक, नॉमिनेट बाई सेंटर। तब सबको मालूम है गवर्नर क्या होता है कि सेंटर के द्वारा नॉमिनेट होता है। अगर हम थ्योरी में चल जाएंगे तो यहाँ पर नहीं होगा। तो यहाँ पर 5 जज जो बैठे थे वर्डिक्ट के टाइम, उन्होंने वर्डिक्ट दिया, ठीक। और यहाँ पर कौन कौन से दिल्ली गवर्नमेंट को बाहर रखा गया, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस एंड लैंड को। अब एक और जजमेंट इनके द्वारा दिया गया था, CGI के द्वारा, चंद्रचूड़ के द्वारा, नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। नवतेज जौहर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में जो है 5 जज की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बनी थी, उसमें इसमें होमोसेक्सुअली को जो 377 IPC के 377 में जो क्रिमिनलाइज था, उसको क्या कहा कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और LGBT को ये राइट दे दिया, ठीक ना, कि वो होमोसेक्सुअलिटी कर सकते हैं कुछ, ठीक ना, ऐसे। तो यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन लॉ ऑन द सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर। तो LGBT को यहाँ पर परमिट मिलता है, ठीक ना। तो आपको जब भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, UPSC में कई बार पूछा गया है। तो नवतेज जौहर केस जो है LGBT से रिलेटेड है, जिसमें 377 IPC के सेक्शन को क्या हो गया था, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला गया, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया गया। प्रॉपर्टी ओनर एसोसिएशन वर्सेस महाराष्ट्र, ठीक। तो इसमें डी.वाई. चंद्रचूड़ ने अभी हाल ही में आया है, ठीक ना। तो वही बता रहा हूँ कि इसमें 13 एक बार देखना पड़ेगा, 39B 39C का ही झगड़ा है, ठीक ना। तो ठीक है, ये दिमाग में नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लोग क्या कीजिए कि कमेंट कीजिएगा कि हाँ कौन सा था, ठीक, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे फंडा DPSP, ठीक। तो आप लोग भी थोड़ा सा एक्टिव रहिए कीजिए, तो कुछ नहीं इसमें, ठीक ना। इसमें 9 जजों की बेंच बनी थी, ये याद रहे, ठीक। इलेक्ट्रो बॉन्ड केस तो सबसे फेमस केस है, समझिए। इसमें इलेक्ट्रो बॉन्ड को ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया, उसको डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक। ये फाइनेंस बिल के तहत आया था, ठीक ना। कब आया था इलेक्ट्रो बॉन्ड? 2017 में। बहुत बार करंट अफेयर में आया, लेकिन जजमेंट अगर पूछ देगा तो आपको याद रहना चाहिए, ठीक ना। अब यहाँ पर एक और फेमस केस है, M सिद्दीकी डी टार LRS वर्सेस महंत सुरेश दास एंड अदर। तो ये राम जन्मभूमि से रिलेटेड केस है, ठीक ना। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें राम जन्मभूमि को पूरी भूमि दी गई, उससे रिलेटेड है, बस इतना याद रखिएगा। ज़्यादा इसमें कुछ ऐसा नहीं पूछेगा, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल चीज़ है। कंट्रोवर्शियल चीज़ कभी परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, बस पूछा ये जाएगा कि ये किससे रिलेटेड है, तो राम जन्मभूमि से रिलेटेड है। आपको बस इतना इंडिकेशन रहेगा, आप कर देंगे, ठीक है ना। तो ये 2019 में आया था, इसको भी याद रखिए। डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के बारे में पूछा गया, जो आर्टिकल किसमें है, माइनॉरिटी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो है आर्टिकल 29 से और 30 में है। इतना आपको फंडामेंटल राइट है, ठीक। तो ये बोलता है कल्चरल, तो ये बोलता है एजुकेशनल, ठीक। और 29 जो है, 29 आर्टिकल और 30 आर्टिकल में 29 बोलता है, 39 सपोर्ट करता है, ठीक ना। तो आपको ये तीनों याद होना चाहिए, दोनों। अब आर्टिकल के अंदर भी सब क्लास है, तो आर्टिकल
30 का फर्स्ट 30 का आल माइनॉरिटी हैव द राइट टू स्टेबलाइज एडमिनिस्ट्रेटर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस। अब कोई बताइए, जब माइनॉरिटी राइट को हम सेफ गार्ड कर रहे हैं, ठीक, तो सेफ गार्ड करने के लिए तो उनको ही तो परमिशन देंगे, भैया अपने अनुसार तुम बनाओ। तभी तो हमको क्या मालूम है कि उनका क्या कल्चर है, क्या उनका प्रोसेस, हमको तो नहीं मालूम है ना। वो अपना लिविंग थिंग जानते हैं कि कैसे जीने का तरीका है, तो उनको वही तो उसको डिजाइन कर, कोई बाहर का तो करेगा नहीं। तो वही इसीलिए उनको बोला गया कि तो आप बनाइए, उसको चलाइए, जैसे भी करना कीजिए, तो आपके चॉइस के ऊपर, तो ये सही है। अंडर द आर्टिकल 55 ME यानी माइनॉरिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर एक्सेप्ट फ्रॉम द प्रोवाइड रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST। अब खुद बताइए बोल रहे हो कि माइनॉरिटी के राइट को हम रक्षा करेंगे, अब माइनॉरिटी के राइट को रक्षा करने के लिए आप फिर उसमें घुसा दे रहे हो SC ST, तो रक्षा कैसे होगा? इसलिए यहाँ पर ये इसको रोका जाएगा, तो इसीलिए रोका गया है, ठीक ना। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, ठीक। तब क्या हुआ, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन, मतलब कि दोनों की स्टेटमेंट करेक्ट है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तहत यहाँ पर जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, तो उसी में 7 बेंच की जज बैठी थी और 4-3 की मेजोरिटी से बोल दिया गया कि ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है और इनको रक्षा करना चाहिए और ये अपने अनुसार चला सकते हैं। अब इसकी कहानी शुरू कब से होती है, तो जो AMU है, AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना होती है 1870 में सर सैयद अहमद के द्वारा की गई, और इसका नाम रहता है मुस्लिम एंग्लो मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल, और वही बाद में चेंज होकर फिर ये बन जाता है। अब इसकी कहानी शुरू होती है 1967 में सुप्रीम कोर्ट, जो ठीक है ना। अब 1967 में शुरू होती है, सुप्रीम कोर्ट एक जजमेंट में बोलता है कि ये जो इंस्टीट्यूट है AMU, और वो कौन सा केस में, अजीज भाषा एंड यूनियन ऑफ इंडिया के केस में बोलती है कौन, सुप्रीम कोर्ट, कि AMU जो है नाइदर स्टेबलाइज नॉर एडमिनिस्ट्रेटेड बाय मुस्लिम माइनॉरिटी, ना तो स्टेबलाइज किया जाएगा ना तो एडमिनिस्ट्रेटिव किया जाएगा, किसके द्वारा, मुस्लिम माइनॉरिटी के द्वारा। इट कम टू एग्जिस्टेंट थ्रू द एक्ट ऑफ, यानी ये जिसका AMU का एग्जिस्टेंस है, जो इसका सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा हुआ है, और डिड नॉट रेयर फॉर द क्वालिटी ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट अंडर द आर्टिकल। इसलिए देखिए AMU जो है बोल रहा है, सुप्रीम कोर्ट बोला कि AMU का जो सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा यानी एक्ट के द्वारा पास बनाया गया, इसलिए इसको मुस्लिम इस आर्टिकल 30 के तहत इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट नहीं बना जाएगा, ठीक। अब ये कहानी आगे बढ़ती है, 1981 में 81 में आती है। यहाँ पर गवर्नमेंट जो है AMU एक्ट 2020 जो है उसमें क्या करती है, से इंस्टीट्यूट वाज स्टेबलाइज बाय द मुस्लिम कम्युनिटी टू प्रमोट द कल्चर एंड एजुकेशन एडवांस टू मुस्लिम इन इंडिया। 2005 में क्या होती है, गवर्नमेंट अमेंड कर देती है, किसमें, तो AMU एक्ट 2020 का जो एक्ट था उसमें चेंज कर देती है और कहती है कि भैया चलो तुमको दे देते हैं, किसको, मुसलमानों को दे देते हैं। और कौन सी गवर्नमेंट रहती है, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है, याद रहे। यहाँ पर किसकी गवर्नमेंट रहती है, तो इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट है, ठीक। दोनों जगह इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जाते हैं कौन, सुप्रीम कोर्ट, और फिर उसी का बदला लेने के लिए क्या करती है कि कहती है कि चलो अब तुमको बताते हैं, अब एक्ट में ही बदल कर देती है, ठीक। अब तो हो गया ना मुस्लिम। अब क्या 2005 में AMU प्रोवाइड 50% रिजर्वेशन टू मुस्लिम इन पोस्ट ग्रेजुएट एंड मेडिकल प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल प्रोग्राम में जो AMU 50% रिजर्वेशन देती है। अब ये कहानी शुरू हुई थी 2006 में, इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेट बोथ यूनिवर्सिटी ऑर्डर एंड 1981 अमेंडमेंट ग्राउंड अप। अब कहानी शुरू हुई, सोचिए, अब 2005 में AMU तो 50% का रिजर्वेशन देती है मुस्लिम के लिए, मेडिकल में जाएंगे। 2006 में ये कोर्ट में कैसे आता है, 2006 में बोला जाता है कि इलाहाबाद स्टक कर देता है किसको, 1981 में जो इंदिरा गांधी के द्वारा अमेंडमेंट किया गया था, इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी, लेकिन यहाँ पर जब अमेंडमेंट कर जाता है तो यहाँ पर फिर अब उसको कहती है कि ये गलत है, क्योंकि जो अजीज भाषा जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया जजमेंट आर्डर है उसको ये फॉलो नहीं करते हैं, और यहाँ पर 50% रिजर्वेशन भी ख़त्म हो जाता है। तब यहाँ पर कहानी शुरू होती है और यही केस जो है चला जाता है 2019 में सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो 7 जज बेंच बैठते हैं और 7 जज बैठते हैं और अब जाके आर्डर दिए हैं अभी इस वीक में, ठीक, 2024 में अब आर्डर दिए हैं, तो 7 जज इसमें बैठे थे, ठीक। अब बोले हैं कि 330 का एक जो है आल माइनॉरिटी हैव द राइट टू स्टेबलाइज एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट एंड चॉइस, आर्टिकल 15 ये दोनों करते हैं, तो माइनॉरिटी स्टेटस अलाउड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब यहाँ पर कोर्ट बोला है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए CGI जो चंद्रचूड़ से वो बोले हैं कि माइनॉरिटी जो इंस्टीट्यूट है उसको प्रिजर्व करना केवल ये नहीं कि इंस्टीट्यूट एडमिनिस्ट्रेट करना, प्रिजर्व करना भी माइनॉरिटी राइट आर्टिकल 30 के अंदर आता है, यानी वो अपने कल्चर को एजुकेशनल को आप प्रिजर्व कर सकते हैं, मतलब हेरिटेज की तरह पावर उसमें दे दिया गया कि प्रिजर्व करने के लिए कोई निर्णय ले सकते हैं, तो ठीक ना। तो 50% सीट माइनॉरिटी स्टूडेंट हायर इन टेक्निकल नॉन
टीचिंग स्टाफ 50-50 सीट है, सब कुछ है, ठीक है ना, वही कहानी आ गई, ठीक। तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी हैव द डिस्कवर द एक्स रेडिएशन। एक्स रेडिएशन किसका था? जेम्स चडविक। जेम्स चडविक कौन किसका किया था? रदरफोर्ड किसका किया? थॉमसन किसका किया था? ये इलेक्ट्रॉन का किया था खोज, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन का किया था, ये जेम्स चडविक ने न्यूट्रॉन का खोज किया था। और बचा कौन? ये आपका बचा वाइल्हेम कनराड रियोंटजेन। कनराड रियोंटजेन फर्स्ट फिजिशियन है जो 1901 में क्या पाया था? नोबेल पुरस्कार पाया था, फर्स्ट इन फिजिक्स, ठीक। तो आपको ये याद होना चाहिए, कोई इसमें नहीं है, बस एक्सरे की खोज किया था, ठीक ना। अब उसमें उतना कुछ नहीं, पॉइंटर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मस्त क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ये बहुत ज़्यादा टॉपिक रिलेटिव हमेशा पूरा ईयर रहा है, ठीक ना। मोन, मुक्कलम, मुक्कलक, सम्मातोर, ट्यूनसंग आर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट ऑफ दिस स्टेट, यानी कौन सा स्टेट का बताना है। दिस स्टेट इज होम ऑफ मेंबर, किसका मेंबर है? होम घर है भैया। कोन्याक, कामनुंग, चंग, संतगम, सत्संगतम, बड़ा टिपिकल है। तिखिर, होम एंड इमकिंग ट्राइब, इमकिंग ट्राइब, यानी इन सब जो ट्राइब हैं इनका तो किस घर है, ठीक ना। दिस स्टेट ओनली 16 सीट इन लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी 60 सीट जो है लेजिस्लेटिव असेंबली में है, ठीक। एबव द मेंशन स्टेटमेंट रेफर टू विच स्टेट, तो ये नागालैंड से रिलेटेड है सभी स्टेटमेंट, ठीक। अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर स्पेशल स्टेटस की बात हो रही है, ठीक ना। हर स्टेट चाह रहा है कि हमको स्पेशल स्टेटस दिया जाए, लेकिन नागालैंड को तो मिल चुका है बहुत पहले, सबसे पहले नागालैंड को मिल चुका है स्पेशल स्टेटस। लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या आ गई? 371 ए में नागालैंड को स्पेशल स्टेटस की पावर दी गई है, जिसमें क्या है कि ये ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेशन और रीजनल काउंसिल की स्थापना कर लेते हैं और अपना संचालन कर। लेकिन यहाँ पर जो 6, 1, 2, 3, 4 एक और डिस्ट्रिक्ट छूट गया, 6 डिस्ट्रिक्ट में आज भी गवर्नर का चलता है। तो इसी 6 डिस्ट्रिक्ट के लिए प्रॉब्लम हो रहा है कि इनको भी स्पेशल स्टेटस दिया जाए, क्योंकि ये बहुत ही पीछे हैं किसमें? डेवलपमेंट में, ठीक ना। अब देखते हैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन, आपको और मज़ा आ जाएगा, ठीक। नागालैंड गवर्नमेंट स्टेट दैट इट वाज रेडी टू फॉरवर्ड द कमिटमेंट ऑन सेंट्रल ड्राफ्ट मेमोरेंडम सेटलमेंट ऑन अरेंजमेंट ऑफ द ग्रेटर ऑटोनोमस फॉर स्टेट 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट जो है उसमें प्रॉब्लम है, उसको करने के लिए तैयार हो गए हैं, ठीक। नागालैंड के सीएम साहब, ठीक। ईस्टर्न नागालैंड रेफर टू 6 ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट, यानी ईस्टर्न नागालैंड में आज भी नहीं क्या बोलते हैं स्पेशल स्टेटस का पार्ट, उसको नहीं, नागालैंड में तो है लेकिन वो डिस्ट्रिक्ट वाइज है, तो 6 डिस्ट्रिक्ट नहीं हो पाया था, ठीक ना। तो उसी लिए उसमें कौन कौन सा है? किपीरे हैं, लोंगलेंग है, मोन है, मुकलंक है, सामातोर है, ट्यूसंग, ठीक ना। ये 6 डिस्ट्रिक्ट याद कर लीजिएगा। और यहाँ पर 7 ट्राइब के मेंबर हैं, ठीक ना। और इनका 30% जो है स्टेट पॉपुलेशन है। दे आल्सो अकाउंट 20 ऑफ 16 सीट, एंड 60 जो सीट है असेंबली में, वहाँ पर 20 सीट इनका है, यहाँ पर है, ठीक ना, इस 6 डिस्ट्रिक्ट में। इसलिए डिमांड का इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ नागालैंड ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट लॉन्ग परसिस्ट, यानी बहुत पहले से चल रही है, ठीक ना। 2010 में मेमोरेंडम भेजा गया था प्रधानमंत्री को, वही चीज़ है, ठीक। तो कोई ऐसा नहीं है डेवलपमेंट करने का। और यहाँ पर एक लाख ऑफ डेवलपमेंट रीजन कंटिन्यू फ्यूल द डिमांड ऑफ द सेपरेट स्टेट। अब इसको सेपरेट बनाना है, अब स्टेट की मांग चल रही है, सोच लीजिए। स्पेशल स्टेटस के साथ साथ इसको स्पेशल एक अलग से हमको राज्य बना दो, ठीक है ना। नेक्स्ट 11 को विवेक देवरा कमेटी वाज एसोसिएटेड, अभी विवेक देवरा की डेथ हो गई है, ठीक ना। और ये बहुत ही अच्छे आदमी थे, बहुत से भारत सरकार के चाहे हमारे देश के बहुत से अच्छा काम किया। तो ये पूछा गया कि कौन से कमेटी से एसोसिएट है, तो ये रेलवे रिफॉर्म से एसोसिएटेड है, हमेशा याद रखिएगा। विवेक देवरा हु डाई लास्ट वीक हैड द स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन रेलवे, और इन्हीं के कारण लैंडमार्क जो रिपोर्ट लेके आया 2015 में, जहाँ पर बहुत सारे रेलवे में रिफॉर्म कर दिया, ठीक ना। पहले उसका बजट जो सेपरेट था उसको एक में कर दिया, ठीक। 2017 से रेलवे का बजट जनरल बजट के साथ आता है, ठीक ना। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए। अब यहाँ पर जो चेयरमैन होते थे रेलवे का, उनका डिजिग्नेशन चेंज करके कह दिया कि आप सीईओ रहोगे। अब फिर जो जोन पर जनरल मैनेजर होते थे उनको भी चल करके जनरल मैनेजर, डिवीजन जनरल मैनेजर, डीआरएम सबको अथॉरिटी चेंज किया। और यहाँ तक कि फील्ड ऑफिसर जो होते थे उनका भी नाम चेंज किया। यहाँ तक कि इनका ही जो कवच सिस्टम है, इन्हीं का ही एक आइडिया है वन, ठीक ना, कवच सिस्टम का, जिसको कि वंदे भारत में यूज की जा रही है। 12 क्वेश्चन नेक्स्ट।
ही लीड टू एक्सपेंडेशन टू पीसफुली इंटीग्रेटेड तवंग इनटू इंडिया, यानी तवंग को इंडिया में इंटीग्रेट करने के लिए इन्होंने बहुत ही पीसफुली काम किया था। कौन था बताना है। ही वॉज आल्सो इंस्ट्रूमेंटल इन द स्टेबलाइज द ईस्टर्न मिलिट्री, अब इन इसेंशियल मिलिट्री एंड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क। अब इन्होंने इसेंशियल मिलिट्री जो और सिक्योरिटी फ्रेमवर्क के तैनात करने में भी इन्होंने अपना रोल प्ले किया था। किसमें तो सशस्त्र सीमा बल एंड नागा रेजिमेंट दोनों में इन्होंने। बाय द टाइम ऑफ तवंग एक्सपेंडेशन ही हैड ऑलरेडी मेड नेम फॉर हिम इन द सेकेंड वर्ल्ड, और सेकेंड वर्ल्ड वार में भी इन्होंने अपना नाम कमाया बनाया, ठीक ना। तो कौन से आदमी हैं तो बॉब कटिंग का स्टेचू हमारे कौन डिफेंस मिनिस्टर है, उन्होंने 31 दिसंबर जो हमारे डेट ऑफ बर्थ किसका है आयरन मैन सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उनके ही दिन उनका भी स्टैचू जो है इनाग्रेट किया गया, ठीक ना। बॉब कटिंगा का स्टैचू तो इनका किया गया इनाग्रेट, किसका तो आपका अरे डिफेंस मिनिस्टर कह रहा हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल के ही बर्थडे पर इनका क्या म्यूजियम इनाग्रेट किया गया, ठीक ना। तो आपको याद होना चाहिए, ठीक। बॉब कटिंगा के बारे में आप जान लीजिए वही, ठीक ना। तो बॉब कटिंगा कटिंग थे, खटिंग कहिए जो भी कहिए, याद होना चाहिए, एग्जाम में टिक लगना चाहिए, नंबर आना चाहिए, सही होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए, बस, ठीक ना। अब कुछ हो जाए, ठीक। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ रिफरेंस यूएस कांग्रेस कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यूएस कांग्रेस के बारे में यहाँ पर बताना है। द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू इनिशिएट रेवेन्यू बिल, इम्पीच द फेडरल ऑफिशियल, इलेक्ट द प्रेसिडेंट इन केस ऑफ इलेक्टोरल टाई हो जाता है तो इनको किस यूएस कांग्रेस को पावर है कि वो प्रेसिडेंट के लिए क्या करे वोट दे। वाइल सेनेट ऑन अदर हैंड ही हैज द सोल पावर टू अप्रूव द रिजेक्ट ट्रीटी, अब इसके पास पावर भी है। द कन्फर्म डिनाई द प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट सच एज द सुप्रीम कोर्ट जस्टिस दैट रिक्वायर कंसेंट, बात सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड, द हाउस इज हेडेड बाय द स्पीकर ऑफ हाउस हु इज इलेक्टेड बाय रिप्रेजेंटेटिव, वेयर द वाइस प्रेसिडेंट सर्व द प्रेसिडेंट ऑफ द सेनेट एंड मे कास्ट द एडवाइस वोट इन द इवेंट ऑफ टाई इन सेनेट, करेक्ट है। इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट्री सिस्टम है और अमेरिका में जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, ठीक ना। दोनों में अंतर ये है कि प्रेसिडेंशियल इसमें देखिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम देखिए इसको शॉर्ट में लिखते हैं ना, ठीक रहेगा, प्रे लिख देते हैं, ठीक, यस वाई, ठीक, और पार्लियामेंट में पा लिख देते हैं, ठीक, सिस्टम, ठीक। अब इसमें हेड होता है प्रेसिडेंट, इसमें हेड होता है पीएमओ, ठीक सिस्टम में। अब पीएम जो होता है, अब इनका सिस्टम डिवाइड किस पर है, बेस ऑन रिलेशन बिटवीन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव। एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव के बेस पर डिसाइड किया गया है कि ये प्रेसिडेंशियल सिस्टम है और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में क्या होता है, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव पूरा सेपरेट होते हैं और इसमें क्या होते हैं इकाई में घालमेल होते हैं, ठीक, यानी मिलजुल के काम करते हैं, यानी इसमें सेपरेट नहीं है, दोनों मिलजुल के अपना घालमेल है। कभी वो बन जाएगा एग्जीक्यूटिव, कभी बन जाएगा लेजिस्लेटिव, जैसे प्रधानमंत्री है, कभी एग्जीक्यूटिव बन जाते हैं, कभी लेजिस्लेटिव बन जाते हैं, ठीक है। तो उसी इसमें ऐसा नहीं है, सेपरेट है एकदम। अब बात आती है अब इनका इलेक्शन का, जब इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन होता है, तो इसमें क्या होता है कि पीएम खुद मेंबर हाउस होना चाहिए, वो कैंडिडेट होगा, चुनाव लड़ेगा, लड़के आएगा, चाहे, ठीक ना। इसमें प्रेसिडेंट चुनाव नहीं लड़ता है, प्रेसिडेंट के नाम पर सभी चुनाव लड़ते हैं, सभी मिलके सेलेक्ट करेंगे, हाँ, ठीक ना। अब इसमें अगर सेलेक्ट करने में प्रॉब्लम होने लगता है तो सेनेट अपना आता है, वोट देता है, ठीक ना। तो वही चीज़ पहला केस में बोला गया। और स्पीकर जो होता है ये सेकंड स्पीकर भी होता है हमारे इंडिया में भी, बस यहाँ पर प्रेसिडेंट के सिलेक्शन में और प्राइम मिनिस्टर के सिलेक्शन में डिफरेंस है और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव में डिफरेंस है, ठीक ना। तो इतना ध्यान दीजिएगा तो आपको समझ में आएगा। और लक्ष्मीकांत पढ़िए, उसमें बढ़िया से समझाया है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, इज लाइका क्या है, द फर्स्ट लिविंग क्रिएटर टू ऑर्बिट ऑन अर्थ, करेक्ट है। ये रसिया के द्वारा जब पहली बार 1957 में रसिया ने क्या थी वो स्पुतनिक लॉन्च किया था और हिस्ट्री बनाया था, ठीक ना। सेंड द फर्स्ट लिविंग क्रिएचर टू अर्थ ऑर्बिट, तो क्या किया था, लिविंग क्रिएचर यानी जिंदा को भेज दिया था अर्थ ऑर्बिट में और उस डाक को भेजा था, उस डाक का नाम था लाइका बोली
लाइका, ठीक ना। द फ्लाइट विच मेन टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द स्पेस ट्रेवल फॉर ह्यूमन। सोचिए 57 में ही 1957 में रशिया ने टेस्ट कर लिया कि क्या ह्यूमन के लिए सही है, ठीक ना। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपका 15 और लास्ट क्वेश्चन है। बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ तक आप आ गए हैं। अगर इसको तो आप समझ लीजिए कि आपने बहुत मेहनत किया है, क्योंकि बहुत पक गए होंगे। पढ़ना एक पकाऊँ है, दिमाग का दही हो जाता है। विथ रेफरेंस टू एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी स्ट्रेंथ इन इंडिया फॉर पेंडेमिक preparedness and response initiative, consider the following statement. The project was approved by Pandemic Fund, create G20 country under the Indian presidency 2023. The project will be work with the help of the three implementing agency, Asian Development Bank, World Bank, Food and Agriculture Organization। ठीक, अब एशियन डेवलपमेंट ये ब्रिक्स से निकला है, ठीक ना। ब्रिक से निकला, न्यू डेवलपमेंट बैंक है ना, ये तो संघई कॉर्पोरेशन से निकला होगा। वर्ल्ड बैंक है आपका स्पेशल एजेंसी यूनाइटेड नेशन की, जिसका क्या है 1945 में, क्या यार 1945 में क्या होता है, स्टेबलाइज हुआ था। वहीं पर फूड एग्रीकल्चर ये भी स्पेशल एजेंसी यूएन के, इसका भी 1945 में हुआ था, ठीक ना। अब इसका एक फूड एग्रीकल्चर 16 अक्टूबर को हुआ था, बार बार बता रहा हूँ 16 अक्टूबर को हुआ था, इसलिए 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। परीक्षा में पूछा जाएगा, आपको मालूम होना चाहिए ये सब, ठीक ना। अब बात रही दोनों स्टेटमेंट की, तो दोनों स्टेटमेंट नॉट करेक्ट, ठीक ना। तो पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट है, ठीक ना। अब इसका डिटेल में देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो इसमें क्या होगा, हमारा बी इज करेक्ट ऑप्शन। अब हम इसका डिटेल में एक्सप्लेनेशन देखते हैं, और इसको नोट डाउन कर लिया कीजिए, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर आप रोएंगे, ठीक। तो सेंट्रल गवर्नमेंट है रिसेंटली लॉन्च द प्रोजेक्ट टू बेटर मॉनिटरिंग द एनिमल हेल्थ फॉर प्रिवेंशन फॉर फ्यूचर पेंडेमिक। तो भविष्य में आने वाले पेंडेमिक को भारत सरकार ने क्या किया है कि प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, ठीक ना, ताकि उनको सिक्योर किया जाए मॉनिटरिंग करके, ठीक। अब उनका हेल्थ को मॉनिटरिंग किया जाएगा। तो इसमें क्या है कि एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी इन स्ट्रेंथ इन इंडिया फॉर पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स इनिशिएटिव वाज लॉन्च। इसका नाम है, इसका जो लॉन्च किया गया है प्लान प्रोजेक्ट जो है, क्या लॉन्च है, द पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस क्या यार, पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पॉन्स इनिशिएटिव आर लॉन्च बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग राजीव रंजन सिंह, आल्सो नो एज लल्लन सिंह, बिहार के का, इन द न्यू दिल्ली 25 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को करते तो मज़ा आ गया होता, याद रहता। प्रोजेक्ट का क्या एम है इन्हेंस द कंट्रीज कैपेसिटी प्रिवेंशन डिटेक्ट रिस्पॉन्स एनिमल हेल्थ। Project was also approved by the Pandemic Fund, create G20 country under the Indonesia presidency 2012। इंडिया के प्रेसिडेंसी में नहीं, किसके, इंडिया के, अरे इंडोनेशिया 2022 में, ठीक ना। इसीलिए हम लोग पहला स्टेटमेंट को इनकरेक्ट बोले हैं। द बेसिक पर्पज ऑफ फंड असिस्ट लो मिडिल इनकम कंट्री टू स्ट्रेंथन देयर द कैपेसिटी आइडेंटिटी टू रिपोर्ट एंड कंटेन द फ्यूचर पेंडेमिक। फर्स्ट इन्वेस्टमेंट फंड अराउंड द फंड इज मोबिलाइज $2 बिलियन। $2 बिलियन मिलेगा भैया, समझ लीजिए, ठीक। तो टाइम लाइन क्या प्रोजेक्ट का, तो टाइम लाइन आपका यही है। प्रोजेक्ट विल बी वर्क विद द हेल्प ऑफ द थ्री इम्प्लीमेंटेड एजेंसी, एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, ये तीनों मिल के एजेंसियाँ क्या करेंगी, डेवलप करेंगी, ठीक ना। और ये का टाइम लाइन कब तक कंप्लीट करना है, 2026 तक को कंप्लीट करने का है। तो ठीक, तो आज का हम लोग कंप्लीट किए का, तो अपना टास्क जो 15 बेस्ट क्वालिटी क्वेश्चन का डिस्कशन किया गया, जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देखें, फिर इसको सुधार किया जाएगा। आप कमेंट करेंगे, बताएंगे क्या प्रॉब्लम है, तो इसके अनुसार सुधार करने की कोशिश की जाएगी। बाकी तो भगवान जाने, नहीं पढ़े लिखे तो क्या बताएं, हमको नहीं समझ में आता है, ठीक ना। जय हिंद, जय भारत। बाकी हम यही कहेंगे, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, मन करे तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए, ठीक ना, आपके ऊपर है। बाकी तो हम छोटे से यूट्यूबर, छोटा सा ही, बढ़ ही नहीं रहा है, ना बढ़े, ठीक ना। बढ़ जाएगा तो कुछ नया करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले बार नए टॉपिक के साथ, नए वीक में, ठीक। अगले संडे को मिलेंगे, पूरा डिस्कशन चपक के किया जाएगा। और क्या RO AVP PCS सब एग्जाम नहीं होगा।